Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are alright, and today we are going to start up with the chapter number 12 of class 11th biology, that is मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, सो आज का हमारा प्लान क्या रहेगा. बेसिकली हम इस चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन को पूरा कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी में से. प्लस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम अराउंड 20 MCQs प्रैक्टिस करेंगे और वो 20 MCQs आपको मतलब पूरा अच्छे तरीके से सर्वे करके, बहुत सारी जगह से सर्वे करके, जो आपके पास प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस हैं या फिर जो हो सकते हैं AIPMT, एम्स और जिपमर लेवल के क्वेश्चन भी हैं. सो डोंट फॉरगेट टू बी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन. ठीक है, बिल्कुल एंड तक बने रहना, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. पहले हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर से रिलेट करेंगे एनसीईआरटी के साथ. तो मतलब एक वीडियो में पूरा चैप्टर बिल्कुल ऐसे करने वाले हैं कि आपको कहीं और से फिर दोबारा देखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, लेकिन आप रीड ज़रूर करना एनसीईआरटी से. ठीक है, और उन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेना. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ. ठीक है, सो क्योंकि आज हमें बिल्कुल स्पीड में हर एक चीज़ रैप अप करनी है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, सो सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे. मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. देखिए 1860 में जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, ईयर याद रखना, और ये भी याद रखना है कि ये जर्मन बॉटनिस्ट थे. सो 1860 में जूलियस वॉन सैक, अ prominent German botanist, demonstrated for the first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution. This is very important. एक defined nutrient solution में देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ. पहले जूलियस वॉन सैक से पहले, जैसे एरिस्टोटल के बारे में आप अपनी एनसीईआरटीज़ में नोट भी कर सकते हो, या फिर जस्ट यू कैन लिसन देम ऑल. देखो, एरिस्टोटल ने क्या कहा था सबसे पहले कि प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सॉइल इटसेल्फ. ठीक है, मतलब कि जो पौधे हैं वो पूरे मिट्टी के ही बने हुए हैं. और उसके बाद थोड़ा जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया, चेंज आते गए, तो मार्सेलो माल्फिजी, ठीक है, मार्सेलो माल्फिजी ने क्या कहा. मार्सेलो माल्फिजी ने कहा लीव्स आर द ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ये क्या है? न्यूट्रिशन वाले ऑर्गन है प्लांट्स में, जो कि कैसे काम करते हैं. सूर्य की जो सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी, सन से जो रेडिएशंस वगैरह आते हैं, सोलर एनर्जी है, उनको यूज़ करके अपना ये फूड प्रिपेयर करती हैं. सो दे आर द ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन. ये किसने कहा? मार्सेलो माल्फिजी ने. ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या कहा था? प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सॉइल इटसेल्फ. उसके बाद जॉन वुडवर्ड भी आए, निकोलस थियोडोर सॉसरे, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए. ठीक है, इनके बारे में जान लिया, आपको ये पता लग गया कि पहले लोगों की क्या थिंकिंग थी. फिर 1860 में जूलियस वॉन सैक्स ने आके बता दिया कि जो प्लांट्स हैं ना, उनको बेसिकली क्या चाहिए, एक बढ़िया सा न्यूट्रिएंट सोल्यूशन चाहिए. वो एब्सेंस ऑफ सॉइल में भी हम उनको ग्रो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी वहाँ पर हो. सॉइल इज़ बेसिकली फॉर व्हाट? मिनरल रिक्वायरमेंट्स फिनिश, मतलब मिनरल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सॉइल प्रेजेंट होती है. वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब होता है सॉइल में से, मिनरल्स वहाँ से मिलते हैं, इसीलिए सॉइल इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को भी पूरी तरीके से उसमें न्यूट्रिएंट्स इनरिच कर दे कि भाई ये प्लांट है, इतने न्यूट्रिएंट्स इस अमाउंट में चाहिए, इतना पानी चाहिए, एंड दीज ऑल थिंग्स, तो फिर हम बेसिकली वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं. और इस टेक्निक को, जिससे हम प्लांट्स को एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, यानी कि वाटर ओनली, ठीक है, वाटर सोल्यूशन में ग्रो करते हैं, वो है हाइड्रोपोनिक्स. उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स. तो किसने दिए थे? जूलियस वॉन सैक्स इन द ईयर 1860. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दिस पैराग्राफ. देखो, पहले यहाँ पे समझो इस फिगर से, ये हमारे पास न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है, ये हमारे पास प्लांट है. यहाँ पे आप मिट्टी नहीं देख पाओगे, है ना, मिट्टी है ही नहीं यहाँ पर.
तो यहाँ से हमें क्या है, फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक्चुअली हाइड्रोपोनिक्स से हमें पता लगा सकते हैं हम न्यूट्रिएंट, देखो हम सॉइल में तो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी अल्टर कर नहीं सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस पर्टिकुलर प्लांट के जितनी भी वो सॉइल, हम ये पहले तो हम ये पता लगाएं कि भाई ये इतनी सॉइल लेगा, क्योंकि बहुत डीप तक प्लांट जाते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट अल्टर कर दे, नहीं हो सकता, ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लिया, वहाँ पर हम फनल देख रहे हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट। कभी मान लो सोडियम कम कर दिया, पोटाशियम ज़्यादा कर दिया, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे इफेक्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, दे वर आइडेंटिफाइड एंड उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी हमें पता लग गए। हाइड्रोपोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखो जहाँ पर मैं कह रही हूँ ना, देखो मैं जितने क्वेश्चंस लाई हूँ ना, लिटरली ध्यान से सुनना, 20 क्वेश्चंस में से कुछ और भी क्वेश्चन थे 10 to 15, लेकिन मैंने सोचा कि ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी के लाइन्स में से क्वेश्चन है, ठीक है। वो 20 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की लाइंस में से हैं, लेकिन उनको थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रखी है। लेकिन अब बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, वो मुझे लगे अच्छे, लेकिन मैंने सोचा कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी के लाइंस में है, तो फिर मैं वहाँ पर स्टार मार्क करा दूंगी। तो जितने भी स्टार मार्क पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अपनी बुक्स में साथ साथ स्टार मार्क करना, उनके क्वेश्चंस बना के देखना। जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक को क्यों यूज़ करा गया था, तो उसको यूज़ करा एसेंशियल एलिमेंट्स को बताने में कि कौन कौन से एलिमेंट एक प्लांट के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि ये वाली टेक्निक किन टाइप के वेजिटेबल्स पे मतलब एग्जांपल पूछ सकते हैं कि भाई कमर्शियल प्रोडक्शन, किन वेजिटेबल्स की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हमने यूज़ करी वाली टेक्निक हाइड्रोपोनिक्स की। सो यू कैन से टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर, लेट्यूस, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स। इट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस मस्ट बी एडिक्वेटली एरिएटेड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। O2, CO2, ठीक है, गैसेस, ये सभी होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर देख पा रहे हो ना एरिएटिंग ट्यूब, तो ये होना भी ज़रूरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स बेसिकली, देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन अल्टर द प्लांट थ्रू रूट, ठीक है। बहुत सारे जो मिनरल्स हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट हैं, सॉरी नॉट अल्टर, इट्स एंटर, वो प्लांट में रूट्स की हेल्प से एंटर करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट, दिस डाटा, ये वाला डाटा भी याद रखना ज़रूरी है। मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द 105 डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। इनकी 60 एलिमेंट से भी ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं कि कोई एलिमेंट किसी प्लांट में ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो कोई किसी प्लांट में कम अमाउंट में मिल रहा है। लेकिन एक बेसिक डाटा है कि भाई हाँ, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी जो है वो हर एक प्लांट को चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में। तो उसके बेसिस पर हमने क्लासीफाई कर दिया था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, ठीक है। सो सम प्लांट स्पीशीज, अब ये भी देखना, ध्यान से सुनना, सम प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, सम अदर गोल्ड, गोल्ड तक को एक्यूमुलेट कर लेती हैं, गोल्ड तक को। कब एक्यूमुलेट करेंगी? ऐसे ही नहीं करती, जब वो कहीं पे गोल्ड माइंस के पास अगर ग्रो कर रखे हैं कोई प्लांट, जैसे गोल्ड माइंस के पास, तो वहाँ से मतलब उनको जो मिनरल वहाँ पर मिलेगा अपने सराउंडिंग में, सॉइल में, उसी को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के पास ग्रो कर रखे हैं तो रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। देर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट दैट मिनरल्स इवन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी मिनरल को डिटेक्ट करने वाली टेक्निक्स आज के टाइम पे हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सेलेनियम एज मेंशन्ड अबव, आर रियली नेसेसरी फॉर प्लांट्स। हाउ डू वी डिसाइड
what is essential for plants and what is not. So this is very important. Criteria for essentiality, इसी क्वेश्चन का आंसर हमें देता है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी. तो यहाँ तो साफ साफ एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है. तो एग्जामिनर भी पूछ सकता है, ठीक है. यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मिनरल. अब देखो कुछ प्लांट्स जो गोल्ड माइंस के पास ग्रो कर रखे हैं वो गोल्ड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन क्या वो गोल्ड एक्चुअल में उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है? क्या वो रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है? ठीक है. तो इनका आंसर हमें देगा द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, एंड ये याद होने बहुत ज़रूरी है. अगेन आई एम सेइंग ये याद करने बहुत ज़रूरी है. इनके बेस पे इसके बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है. 1 से 2 क्वेश्चन है वो आप देख लेना, लेकिन हाँ क्वेश्चन है, ठीक है. और अब हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्राइटेरिया है इसके एलिमेंट ना बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो एलिमेंट ज़रूरी होना चाहिए. और ये भी बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो सकता है. यानी कि मान लो कि मैंने सोडियम नहीं दिया एक पर्टिकुलर प्लांट को, लेकिन मैंने सोडियम के बजाय फॉस्फोरस दे दिया, ठीक है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सोडियम ना देके मैंने वहाँ पर फॉस्फोरस दे दिया और उस प्लांट में वो फंक्शन हो गया जो कि सोडियम कर रहा था. तो हम सोडियम को एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है. सो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि इन द एब्सेंस ऑफ दैट एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स, ठीक है. इनके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में इंपॉर्टेंट हो, दैट शुड नॉट बी रिप्लेसेबल, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है. नाउ द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट. क्लियर हो गए तीनों पॉइंट्स. इसके अलावा कोई पॉइंट एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा. तो यही 3 पॉइंट ध्यान रखना. एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल. सेकेंड इज कि वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट. कि सोडियम की डेफिशिएंसी हुई तो मैंने फॉस्फोरस सप्लाई करके उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. मतलब एसेंशियलिटी के क्राइटेरियाज हैं, ओके. सो नाउ अब इन ऊपर वाले क्राइटेरियाज को देख के हमने कुछ एलिमेंट्स जो कि बिल्कुल एसेंशियल लगे हमें कि हाँ ये एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो ना तो उनको कोई रिप्लेस करने वाला है कोई एलिमेंट, ना ही उनके बिना, जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनके बिना कोई लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, या फिर जो है वो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये 2 क्लासिफिकेशंस कर दी. टॉकिंग अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रो देखो बड़ा, मैक्रो generally present in plant tissues in large amounts in excess of 10 millimole per kg of dry matter. This is important, ये याद रखना, 10 millimole per kg of dry matter, ठीक है. इससे ज़्यादा अमाउंट में भी प्रेजेंट होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोल देंगे, ठीक है. एग्जाम्पल्स, अब देखो एग्जाम्पल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. इनमें से CHOP एंड N, इनको तो भूलना ही नहीं है ना, आपको बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनके तो चांसेस ही नहीं है. देखो मैं समझाती हूँ. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन चारों को तो आपको पता ही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस इज व्हाट, बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. सो फॉस्फोरस से क्या बनते हैं हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट सल्फर, तो सल्फर क्या है हमारे पास, हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सल्फर, ठीक है, उनके फॉर्मेशन में, ठीक है. और कुछ कोएंजाइम्स, विटामिन्स ये भी हैं जहाँ पर सल्फर की ज़रूरत होती है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द पोटाशियम, सो पोटाशियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली पोटाशियम क्या करता है, एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन रखता है, ठीक है. और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. नाउ
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लियर हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेप्ट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ऑफ दिस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेनली, अब देखो ये भी ध्यान रखना कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ये तो हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड से हमें मिल जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन, और वाटर से हमें क्या मिल जाएंगे, जो कि हमारे पास सॉइल से एब्जॉर्ब होता है वाटर, वहाँ से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। माइक्रो है ना, माइक्रो छोटी, माइक्रो कम, ठीक है। तो माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। Now, these include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel. Now, अब ये जो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इनको याद करने की मैंने आपको एक सुपर अमेजिंग ट्रिक दे रखी है। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखी वो वीडियो, एक 1 मिनट शॉर्ट है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। In addition to the 17 essential elements named above, there are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt and selenium. They are required by higher plants. ठीक है, तो ये भी हैं कुछ ज़रूरी elements. Essential elements can also be grouped into 4 broad categories on the basis of their diverse function. तो हम फर्दर 4 कैटेगरीज में, पहली कैटेगरी कि वो कंपोनेंट हो बायोमॉलिक्यूल्स के, दूसरी कि वो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के कंपोनेंट हो, बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, पहले क्या है कि वो बायोमॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट हो, दूसरी क्या है कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, तीसरी क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि किसी एंजाइम को एक्टिवेट या फिर इनहिबिट कर रहे हैं, एंड फोर्थ वन इज कि वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर कर पा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड आउट दीज पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज एसेंशियल एलिमेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट एक सेल का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल, यानी कि एटीपी में क्या चाहिए, फॉस्फोरस। ठीक है, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है ना, जो आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना क्लोरोफिल का, तो सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम होता है। नाउ Mg2+ एक एक्टिवेटर है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP का एंड र्यूबिस्को का क्या है, Mg2+ एक एक्टिवेटर है। ठीक है, both of which are critical enzymes in photosynthetic carbon fixation. नाउ मैंने ये कहा ना कि एक्टिवेट करें या तो वो एंजाइम को या इनहिबिट करें, तो मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्टिवेट कर रहा है र्यूबिस्को को और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज को, दोनों ही फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ जिंक की अगर मैं बात करूँ, Zn2+, जिंक की आयनिक फॉर्म, एक एक्टिवेटर है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजनेज, यानी कि ये अलग दे रखा है आपको, मोलिब्डेनम, जिंक अलग, ये याद रखने हैं। ठीक है, इन पे कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि Mg2+ एक किस चीज़ का एक्टिवेटर है, ऑप्शंस दे देंगे, र्यूबिस्को का, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज का, बोथ A एंड B, या फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और किसी भी तरीके से। ठीक है, सो कुछ ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर कर सकते हैं, लाइक पोटेशियम मैंने आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। नाउ रोल देख लेते हैं माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, सो दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द प्लांट सेल सच एज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेंटेनेंस। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप, थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने हर एक का एग्जाम्पल के साथ बता दिया आपको। ठीक है, बफरिंग एक्शन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल देख लिए, जिंक आयनिक फॉर्म, मैग्नीशियम के आयनिक फॉर्म, नेक्स्ट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स ऑल्सो, वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शन। अब देखो यहाँ पर हर एक एलिमेंट के यहाँ पर फॉर्म और फंक्शन दे रखे हैं, मैंने इनके क्या कर रखे हैं, टेबल बना रखी है। ठीक है,
आप भी ऐसा ज़रूर करना, टेबल बना लो इनकी, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिए, फिर आपने लिख दिया कि किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एंड देन यू कैन राइट देयर फंक्शंस, ठीक है। सो मैंने क्या करा था, पहले यहाँ टेबल वही एलिमेंट्स लिखे, फिर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर उनके फंक्शंस। तो लिखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन, देन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है नाइट्रोजन, मेनली एब्जॉर्ब्ड एज NO3 माइनस थ्रू सम are also taken up as NO2 minus और NH4 positive, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, एंड यही बहुत डिफिशियंट एलिमेंट रह जाता है, वो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट यही रहता है। तो ये किस में चाहिए, ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए। किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, नाइट्रेट की फॉर्म में हो सकता है, नाइट्राइल्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर अमोनियम की फॉर्म में हो सकता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, particularly the meristematic tissues and the metabolically active cells, ठीक है। तो मतलब ये आप रीड कर सकते हो, जस्ट मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको कैसे करना है, कैसे टेबल बनानी है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ नाइट्रोजन को लेके। तो यहाँ आपने लिखा नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है, वो यहाँ पर लिख सकते हो, NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव यानी कि नाइट्राइट, एंड NH4 पॉजिटिव जैसे अमोनियम। देन यू विल राइट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में चाहिए ये, ठीक है, और प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स वगैरह में भी चाहिए। प्लस आप एक और इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 15 to 30 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है, ड्राई मैटर, ड्राई वेट, ठीक है। तो मतलब क्या है, 50 to 30 ग्राम पर kg ये प्रेजेंट है। तो ये आप रीड कर लेना, क्योंकि ये हमें पता है वन शॉट सेशन है, तो यहाँ से आप इनको रीड कर लेना। जस्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ हर एक के। फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन्स का, प्रोटीन में भी ये काम आता है। न्यूक्लिक एसिड्स मैंने आपको बता दिया, बैकबोन बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स की। फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन यानी कि ATP सिंथेसिस में भी चाहिए। पोटेशियम की मैं बात करूँ तो पोटेशियम कहाँ पर चाहिए, पोटेशियम एनायनिक केटाइनिक बैलेंस मेंटेन करता है सेल्स में, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, टर्जिडिटी और सेल्स को भी मेंटेन करता है। टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, तो कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे सेल्स, एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को चाहिए, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज को चाहिए, सेल डिवीजन के दौरान सेल वॉल बनाने के काम आता है, सेल कैल्शियम पैक्टेट, सुना है ना आपने वर्ड कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। मिडल लेमिला में ये बनाने के काम आता है। बेसिकली प्लांट्स में माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करेगा, प्लस सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में भी कैल्शियम काम आता है। ओके, सो जैसे जैसे मैं जितने भी पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, इनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं नोट करने के लिए हर एक पॉइंट को डिफरेंट करके बोल रही हूँ, रादर देन रीडिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, डाइवेलेंट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कॉन्सेप्ट, एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, बेसिकली किसको एक्टिवेट करेगा, कुछ एंजाइम्स को, और वो भी रेस्पिरेशन वाली एंजाइम्स को, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को। ओके, नाउ ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। मैग्नीशियम किसका कॉन्स्टिट्यूएंट रिंग स्ट्रक्चर है, बीच में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट है क्लोरोफिल के, ठीक है। और राइबोसोम का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज है इस पे, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कौन मेंटेन रखता है, मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर क्या करेगा, 2 अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट है, वो मैंने आपको बता दिया, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, और कुछ कोएंजाइम्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आयरन की मैं बात करूँ तो कुछ प्रोटीन्स में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, जैसे ETS पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कैटालिस एंजाइम्स को ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। प्लस व्हाट इट डूज, इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। सो अगर क्लोरोसिस हुआ, क्लोरोसिस मीन्स येलोइंग ऑफ लीव्स, यानी कि ग्रीन नहीं है, येलो हो गई लीव्स, तो क्या क्या हो सकता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, क्योंकि मैग्नीशियम एक कॉन्स्टिट्यूएंट है रिंग स्ट्रक्चर का, और आयरन भी, क्योंकि आयरन क्लोरोफिल बनाने में हेल्प कर रहा है। मैंगनीज की अगर मैं बात करूँ तो Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट इसको,
ठीक है। कहाँ पर काम आएगा? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन की कुछ एंजाइम्स और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। स्प्लिटिंग ऑफ H2O, व्हाट इट डू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जिंक में क्या है? कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, स्पेशली कार्बोक्सिलेसिस। कॉपर की मैं बात करूँ तो कॉपर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखता है प्लांट्स में, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह में भी काम आता है। बोरोन की बात करूँ तो बोरोन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बोरोन अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम टू पॉजिटिव में इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पोलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक को याद रखना। सेल डिफरेंशिएशन, सेल इलोंगेशन, पोलन जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, ठीक है। बार बार रिपीट करोगे, जैसे मैंने कहा चार्ट बनाने के लिए वैसे चार्ट बनाओगे, दीवार पे लगा लेना, आराम से याद हो जाएगा। मॉलिब्डेनम क्या है? नाइट्रोजनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस का क्या है? एक पार्ट है। नाउ क्लोरीन का तो पता ही है हमें, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एनायन कैटायन बैलेंस बना के रखता है। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है उनके लिए भी ज़रूरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंसी सिम्टम, तो ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप अच्छे से आप रीड करना इनको, हर एक पॉइंट को। मैंने आपको बता दिया कि किस किस में मोटा मोटा जो ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बेस हैं तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है फिर भी, ठीक है। सो डेफिशिएंसी सिम्टम देख लो अब एसेंशियल एलिमेंट्स के। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हर एक एसेंशियल एलिमेंट की ना एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है। हर एक एलिमेंट की एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है। मान लो कि कुछ भी कंसंट्रेशन है, अगर उस कंसंट्रेशन से कम अगर उस एलिमेंट की कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर प्लांट में, तो उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस नहीं होंगे, या फिर मेटाबॉलिज्म यानी कि ओवरऑल ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। कुछ ना हुआ, कोई प्रोसेस नहीं हुआ मान लो, ठीक है। सो ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होते ही हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी, और फिर वहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी आने लगेंगे। Since each element has one or more specific structural or functional role in plants, एक एलिमेंट क्या आपने देखा ना, एक एलिमेंट, मैंने इतनी बड़ी टेबल कराई अभी आपको, एक एलिमेंट का क्या एक ही रोल था। बोरोन की बात कर लो, पोलन जर्मिनेशन में, ठीक है, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम में, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में, सेल डिफरेंशिएशन में, सेल की इलोंगेशन में, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में, कितने सारे रोल थे, ठीक है। तो मतलब एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी देखो कितना मामला डिस्टर्ब हो जाएगा एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी से। ये सारे काम नहीं होंगे अगर बोरोन नहीं होगा तो, है ना, समझ रहे हो। सो दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसी एंड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एंड दे डिसअपीयर व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। अब मान लो आपको भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, लेकिन जब खाना मिल जाता है, क्या जब भी भूख लगती है? नहीं लगती, ऑफ कोर्स। खाना मिलने के बाद भूख मिट जाती है। तो डेफिशिएंसी मिनरल, मान लो बोरोन की कमी है, तो बोरोन अगर इसको मिल गया तो बस वो ठीक हो जाएगा प्लांट। अगर फिर भी नहीं मिला, कमी होने के बाद अगर कोई इंसान है जिसको खाना नहीं मिला, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, फिर भी खाना नहीं मिला, तो क्या होगा? फाइनली डेथ हो जाएगी बिना फूड के, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, डेथ हो जाती है प्लांट की। For elements that are actively mobilized within the plants and exported to young developing tissues. Now talking about mobile elements and non-mobile elements. देखो, एक प्लांट में कुछ ओल्डर लीव्स होती हैं और कुछ यंग नई लीव्स बन रही होती हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं, ठीक है। मोबाइल एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाके जा सकते हैं, मतलब दे कैन गो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम एक मोबाइल एलिमेंट नहीं है। तो कुछ एलिमेंट, मान लो एनी एलिमेंट, ये एलिमेंट ना मान लो हमारे पास मोबाइल है, ओके। सो व्हाट विल इट डू? चलो मोबाइल एलिमेंट में आपको बता ही देती हूँ, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है एंड सोडियम है, मैग्नीशियम,
नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर मोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, ये रहा मोबाइल एलिमेंट्स। कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम एक इमोबाइल एलिमेंट है। ठीक है, सल्फर भी एक इमोबाइल एलिमेंट है। तो ये क्या होगा, बेसिकली बताने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं ना, तो यंग लीफ में तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है ऑफकोर्स। तो नाइट्रोजन है, ये गया यहाँ पर यंग लीफ में क्योंकि ये जा सकता है। पोटाशियम ओल्ड लीफ से यंग लीफ पे गया, और मैग्नीशियम ओल्ड लीफ से यंग लीफ पे गया। लेकिन कैल्शियम, सल्फर ये सभी नहीं मूव कर सकते, तो ये यहीं पे रहेंगे। इनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे वो पहले यंगर लीफ में देखने को मिलेंगे, नॉट इन ओल्डर लीव्स। बट अगर मैं बात करूँ सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम की, तो एज यू नो कि ये मोबाइल एलिमेंट्स है, दे कैन मूव, तो यंगर लीव्स के पास चले जाएंगे। और यंगर लीव्स के पास चले जाएंगे तो डेफिशिएंसी कहाँ पर प्रेजेंट होगी, ओल्ड लीव्स में। ठीक है, सो यही यहाँ पर दे रखा, आप रीड कर लेना। द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स शोन इन प्लांट इंक्लूडेड क्लोरोसिस। अब आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्लोरोसिस क्या है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल है, इससे क्या हो जाएगा, येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगी। यहाँ पर ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी अगर कमी हुई ना तो क्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम मैंने आपको बताया था क्योंकि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना रहा है। आयरन क्या करता है, क्लोरोफिल बनाता है। एंड बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग काम है, तो इनकी वजह से इनकी कमी हो गई ना इन एलिमेंट्स की, तो क्लोरोसिस हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, और नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है, डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस इज व्हाट, डेथ ऑफ टिश्यू। पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू की मैं बात कर रही हूँ, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम, या फिर इनकी डेफिशिएंसी, या फिर अगर नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम अगर इनके लेवल लो हैं, इनसे क्या हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो क्या हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सम एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम डिले फ्लावरिंग इफ देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट्स इज लो। तो देख रहे हो आप, सबसे पहले क्लोरोसिस के बारे में बताया, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। लाइकवाइज नेक्रोसिस की अगर मैं बात करूँ, सो ये किसकी डेफिशिएंसी से होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटाशियम। ठीक है, और अगर डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, पोटाशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम है, तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनकी फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, क्लोरोसिस, सेकंड देखा नेक्रोसिस, थर्ड देखा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, देन योर डिले इन फ्लावरिंग, सिंपल। ठीक है, नाउ तो हम देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलरली देखो, अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन की बात कर लो, क्लोरोसिस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाँ है। क्लोरोसिस में अगर नाइट्रोजन कम है तो भी क्लोरोसिस हो रहा है, नाइट्रोजन कम है तो फिर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी हो रही है, नाइट्रोजन कम है तो फ्लावरिंग डिले इन फ्लावरिंग भी हो रहा है। तो देख रहे हो एक सिंगल एलिमेंट कितनी जगह इफेक्ट कर रहा है। तो यही यहाँ पर दे रखा है कि एक एलिमेंट बहुत सारे चीज़ों को मेंटेन करता है। Now talking about the toxicity of micronutrients, तो देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना एक पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए, ये कम अमाउंट में चाहिए। जैसे ह्यूमंस के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स की मैं बात करूँ तो ये हमें क्या चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए। तो अगर ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा जाते हैं, और क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है बेसिकली इनकी, अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज इन लो अमाउंट्स, व्हाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कॉजेज द डेफिशिएंसी एंड मॉडरेट इंक्रीज कॉजेज टॉक्सिसिटी, यानी कि घटना और बढ़ना दोनों ही प्रॉब्लमैटिक हैं। In other words, there is a narrow range of concentration at which the elements are optimum. Any mineral ion concentration in tissues that reduces the dry weight of tissues by about 10% is considered toxic. क्लियर हुआ, एक उनकी नैरो रेंज ही कि भाई हाँ इतने से इतना हुआ तो ठीक है, इससे कम हुआ तो डेफिशिएंसी सिम्टम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल्स, टॉक्सिसिटी लेवल्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम, अब देखो एग्जाम्पल देख लो, एक्सेस ऑफ टॉक्सिसिटी का एग्जाम्पल ले रही हूँ ना, देखो एक्सेस ऑफ एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलते, एग्जाम्पल है मैंगनीज क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी यानी कि इंक्रीज हो गया, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से इंक्रीज हो गई उसकी कंसंट्रेशन, सो व्हाट विल हैपन, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स विल हैपन सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स।
देखो गाइस, इस चैप्टर में ना बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ही क्वेश्चंस आते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना बेसिकली एनसीईआरटी में से ही आते हैं. सो व्हाट विल आई सजेस्ट यू इज़ कि माइंड मैप बना लो. जैसे वो टेबल बताई थी मैंने आपको, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लिख लो कौन कौन से हैं. फिर ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ वो लिख लो. क्लोरोसिस में कौन कौन से एलिमेंट्स जिनकी कंसंट्रेशन कम है वो लिख लो. ठीक है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, दीज ऑल थिंग्स. ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा इस चैप्टर को पूरा अच्छे से याद करने के लिए. और बस इतना ही काम करना और मिनरल न्यूट्रिशन पूरा मुट्ठी में हो जाएगा. बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान चैप्टर. ठीक है, 4 नंबर तो इस चैप्टर से आपके पक्के हो जाएंगे. इतना काम कर लिया तो आपने आज की वीडियो देख लिया. और वो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, नाउ वापस आते हैं मैंगनीज पे. मैंगनीज क्या कर रहा है, अगर मैंगनीज की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो ब्राउन स्पॉट्स हो जाएंगे, क्लोरोटिक वीन्स सराउंड करेंगी उनको. और मैंगनीज क्या करता है, आयरन और मैग्नीशियम के साथ कॉम्पीट करेगा अपटेक के लिए. ठीक है, और अगर मैंगनीज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो मैग्नीशियम फाइंड नहीं कर पाएगा अपनी एंजाइम्स के साथ. क्यों, वहाँ पर भी कंपटीशन कर रहा है. मैंगनीज कैल्शियम की ट्रांसलोकेशन भी उसके साथ भी इनहिबिशन करता है, कंपटीशन करता है. शोटेपेक्स में कैल्शियम की ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगी. इसीलिए एक्सेस मैंगनीज में इनफैक्ट इंड्यूस डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. देख पा रहे हो, अकेले मैंगनीज ने आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, तीनों की डेफिशिएंसी कर देनी है. क्यों, क्योंकि ये इनकी ट्रांसलोकेशन, इसकी ट्रांसलोकेशन नहीं होने देगा, इनकी अपटेक नहीं होने देगा, और इसको एंजाइम्स के साथ बाइंड नहीं करने देगा. सो व्हाट विल हैपन, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. नाउ टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स. चलिए, much of the studies on mechanism of absorption of elements by plants has been carried out in isolated cell tissues or organs. These studies revealed that the process of absorption can be demarcated into 2 main phases. पहले फेज में क्या होगा, देखो एब्जॉर्प्शन के फेसेस हैं. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, यही लिखो. फर्स्ट फेज इनिशियल रैपिड अपटेक होगी आयंस की इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस. फर्स्ट फेज क्या है, रैपिड. पहले हम पूरे जोरों जोश के साथ होते हैं. रैपिड अपटेक ऑफ आयंस होगी यहाँ पर. एपोप्लास्ट, रैपिड अपटेक कैसे होगी, एपोप्लास्ट. पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, सेल्स के आउट से. ठीक है, मतलब प्लाज्मा जो हमारे पास अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है ना, वहाँ पर नहीं आएंगे, डायरेक्टली एपोप्लास्ट मूवमेंट हो जाएगी. ये पैसिव मूवमेंट है. सेकंड में क्या होगा, थोड़े से स्लो हो जाएंगे. ठीक है, इनर स्पेस मूवमेंट होगी. इनर स्पेस मतलब कि सिंपलास्ट, अंदर से मूवमेंट. पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली occurs through ion channels. The transmembrane proteins that function as selective pores. On the other hand, entry or exit of ions to and from the symplast requires expenditure of metabolic energy. This is also important. यहाँ एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है, और एपोप्लास्ट एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत है. ठीक है, तो मार्क क्या क्या करना है, जल्दी से मार्क कर लो. पहला क्या है, फर्स्ट फेज क्या है, एक इनिशियल रैपिड फेज है. ठीक है, रैपिड फेज में रैपिड अपटेक ऑफ आयंस होगी. ठीक है, एपोप्लास्ट होगा, पैसिव होगा. सेकेंड फेज क्या है, सेकेंड फेज ऑफ अपटेक स्लोली इनटू द इनर फेज, सिंप्लास्ट मेथड है. नाउ फर्स्ट फेज में एपोप्लास्ट वाले में क्या होगा, आयन चैनल्स की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, दैट फंक्शन है सेलेक्टिव पोर्स. और दूसरी तरफ एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम द सिंप्लास्ट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी विच इज एन एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, एक्सपेंडिचर हो रहा है एनर्जी का, तो एक्टिव प्रोसेस होगा. ठीक है, मूवमेंट ऑफ आयंस को यूजुअली हम क्या कहेंगे, फ्लक्स. बाहर की तरफ मूवमेंट हुई तो इफ्लक्स, अंदर की तरफ मूवमेंट हुई तो इनफ्लक्स. जस्ट इतना ही है इस पैराग्राफ में. ठीक है, अब एक और नया कॉन्सेप्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स. मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम. इंपॉर्टेंट, मिनरल सॉल्ट्स कहाँ से ट्रांसलोकेट होते हैं, जाइलम से. किसके साथ, असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ, which is pulled up through plant by transpirational pull. देखो, जाइलम सैप का एनालिसिस हुआ था, उसमें क्या मिले, मिनरल सॉल्ट्स मिले. इसी से हमें पता लगा कि जाइलम ही मिनरल सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन करती है. यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स ऑल्सो सब्सटेंशिएट द व्यू
दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। तो मतलब हमें पता लग गया था। तो आपसे एक्सपेरिमेंटल तरीके से पूछा जा सकता है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि मिनरल सॉल्ट्स जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये तो तरीके बता सकते हो, जब जाइलम जैप का एनालिसिस किया तो मिनरल सॉल्ट्स मिले, या फिर आप बता सकते हो कि रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स डाले थे जब, फिर जाइलम को चेक किया जब भी वहाँ पर मिनरल सॉल्ट्स में मिले थे। नाउ टॉकिंग अबाउट सॉइल इज अ रिजर्वियर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। देखो, majority of the nutrients that are essential for growth and development of plants become available to the roots due to withering and breakdown of rocks. These processes enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. Since they are derived from rock minerals, ठीक है, their role in plant nutrition is referred to as plant mineral nutrition. ठीक है, रॉक मिनरल से मिल रहे हैं तो इनके न्यूट्रिशन को मिनरल न्यूट्रिशन कह दिया। अब देखो यहाँ पर, अब हम ना बेसिकली आप इसको रीड कर लेना। यहाँ पर बेसिकली क्या दे रखा है, सिर्फ जो सॉइल है वो मिनरल्स को ही नहीं, कुछ बैक्टीरियाज को, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रोब्स, उनको सप्लाई भी करती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि सॉइल में बेसिकली जब कभी पड़ती है, बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ही पड़ती है। तो हम एनपीके फर्टिलाइजर, सुना होगा आपने, एनपीके फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ठीक है, now the most important topic, nitrogen cycle. Apart from carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most prevalent element in living organism. Nitrogen क्या है लिखेंगे, nitrogen क्या है, constituent of amino acid, proteins, hormones, chlorophyll and many of the vitamins also. ठीक है, this is important. Plants compete with microbes for the limited nitrogen. बेचारे microbes के साथ कौन competition कर रहा है, बड़े बड़े plants। तो ये क्या है, इंटर किंगडम कॉम्पिटिशन। दो किंगडम्स के बीच में इंट्रा नहीं है, ये इंटर किंगडम कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो इंटर किंगडम कॉम्पिटिशन यहाँ पर चल रहा है। ओके, नाउ नाइट्रोजन, इसी वजह से नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट पड़ता है बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी बताया था मैंने आपको, स्टार मार्क कर लो यहाँ पर। नाइट्रोजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो भाई सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस ही प्रेजेंट है, लेकिन सॉइल में तो कम है ना, और प्लांट्स एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते नहीं है। ठीक है, सो नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट पड़ जाता है दोनों ही नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स के लिए। नाउ जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन का प्रोसेस जिसमें N2 इज कन्वर्टिंग इनटू NH3 इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूरा नाइट्रोजन साइकिल को रिवाइज कराने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है मेरे पास। अब देखो यहाँ से समझो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। अब इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ेगा कौन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से। इंडस्ट्रीज कौन चलाते हैं, ह्यूमंस की हेल्प से। इलेक्ट्रिकल यहाँ पर आया था ना आपके पास, आगे पढ़ोगे तो लाइन है कि नेचर में लाइटनिंग और यूवी रेडिएशंस भी इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी लाइन है हमारे पास, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो गया, लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन। और इसको अभी छोड़ दो, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से और इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल और इनसे क्या मिल गया, NH3 मिल गया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। ये ना प्रोसेस है आपके पास। देखो, अमोनिया है, ये अमोनिया अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2- में, यानी कि नाइट्राइट में। नाउ इंडस्ट्रियल कैसे होता है, इंडस्ट्रियल कंबशंस, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस और ऑल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। डीकम्पोजिशन, अब डीकम्पोजिशन का पार्ट क्या है, decomposition of organic nitrogen to dead plants and animals into ammonia is called ammonification. नाइट्रोजन का बैक फॉर्मेशन इनटू अमोनिया इज टर्म्ड एज अमोनिफिकेशन। ये क्यों होता है, डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का। देखो, डेड प्लांट्स और एनिमल्स है ना, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स, इनके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है वो वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, इसको क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन। सम ऑफ दिस अमोनिया वॉलेटाइजेस
बाहर, ठीक है, volatilizes and re-enters the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by soil bacteria in the following steps. तो अब यहाँ पर देखो अमोनिया हमारे पास, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मीट करा तो NO2 माइनस, यानी कि क्या हो गया, नाइट्राइट में बन गया, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा हम एक याद रखेंगे, हम एक निमोनिक सोते हैं, कहाँ पर हम सोते हैं बेड पे, सोते हैं कहाँ पे, बेड पे सोते हैं हम, बेड पे सबको ही पता है भाई, हम भी बेड पे सोते हैं, आप भी बेड पे सोते हो। तो यहाँ पर सोते हैं नाइट्रोसोमनास, ठीक है, नाइट्रोसोमनास, एंड बेड पे से याद रखेंगे नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। सो अमोनिया इनटू नाइट्राइट तो नाइट्रोसोमनास, एंड नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये स्टेप है हमारे पास। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। तो पहले कौन से बैक्टीरिया से मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोसोमनास, देखो ये रहा नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस। द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। इस स्टेप को क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। इन दोनों स्टेप्स को क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। These nitrifying bacteria are chemoautotrophs। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर ये क्या है, ये हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स, ओके। द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। अब नाइट्रेट क्या है, देखो ध्यान रखना, नाइट्रेट है ये NO3 माइनस, तो नाइट्रेट जो बनी है अब वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देंगे, लीव्स इनको वापस से अमोनिया में डिकम्पोज कर रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, लीव्स इनको वापस से अमोनिया में रिड्यूस कर देंगे एंड फाइनली फॉर्म्स अ अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो अब हमने क्या किया था, देखो यहाँ पर ध्यान देने की है कि जो नाइट्रेट, अब हमें देखो यहाँ पर 2NO3, ये NO3 माइनस है ना, ठीक है, इसको प्लांट ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब ये वापस से जब लीव्स के पास भेज रहा है, वापस से जब इसको अमोनिया ही बनाना था तो ऐसा बनाया ही क्यों, इसको पहले नाइट्रेट बनाया फिर एब्जॉर्ब किया फिर से अमोनिया बना दिया, ये क्या बात है, यही बात है, ठीक है। क्योंकि अमोनिया को मतलब नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। So nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen by the process of denitrification, ठीक है। Denitrification is carried by bacteria Pseudomonas and Thiobacillus। अब जो नाइट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट थी ना सॉइल में, उसको भी रिड्यूस वापस से नाइट्रोजन में कर दिया, और इसी प्रोसेस को क्या कहा, डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो ये थोड़ा सा बुरा हुआ, राइट, ये जो नाइट्रेट हमारी सॉइल में प्रेजेंट थी इसको वापस से किसने कर दिया, थायोबैसिलस ने एंड स्यूडोमोनास ने वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अब देखो ये प्लांट्स तो बेचारे ढूंढ के अपने अंदर डाल रहे हैं और ये बची हुई को भी वापस एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ, ठीक है। पहले अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, और कुछ बैक्टीरियाज ने डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस से भेज दिया, ठीक है। सो अब ये देखो, अब ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल है मेरे पास। अब ये NO3 माइनस है ना, जो ये NO3 माइनस अब प्लांट्स अब टेक कर लेंगे, प्लांट बायोमास गया, तो प्लांट्स को कौन ले रहा है, एनिमल्स ले रहे हैं, तो एनिमल्स का बायोमास बना, फिर दोनों की, प्लांट की एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ पर अमोनिफिकेशन का प्रोसेस होकर वापस से अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, सो क्लियर हुआ सभी को। अब देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक, फिर से रिवाइज करो नाइट्रोजन साइकिल को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल या फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उससे क्या बना, नाइट्राइट बने, नाइट्रेट बना, कुछ गंदे बैक्टीरिया थे जैसे थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास, इन्होंने वापस से नाइट्रोजन बना दी, ठीक है। सो अब इस नाइट्रेट को कुछ जो बची हुई थी अपटेक कर लिया प्लांट बायोमास ने, फिर एनिमल्स को मिल गई वो, और डीकेइंग बायोमास ने वापस से अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में वापस से अमोनिया बन गया, सिंपल। नाउ कमिंग ऑन टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कम हियर, ठीक है। अब यहाँ पर छोड़ो, यहाँ आ जाते हैं डायरेक्टली। देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्या है, नाइट्रोजन की रिडक्शन इनटू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग आया तो बायोलॉजिकल आ गया, ठीक है, बायोलॉजिकल आ गया, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्स हो रही है ना अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है।
सो एंजाइम नाइट्रोजनेस यहाँ पर काम आती है, विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। और ऐसे बैक्टीरियाज को, ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है ट्रिपल को स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बाय द एंजाइम नाइट्रोजनेस, ये NH3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देख लो, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स सच एज एजिटोबैक्टर एंड ब्यूजेंकिया, ठीक है, वाइल रोडोस्पाइरलम इज एनारोब एंड फ्री लिविंग, ठीक है। ये क्या है, एरोबिक। एरोबिक के एग्जाम्पल क्या देखे हमने, एरोबिक के एजिटोबैक्टर, ब्यूजेंकिया एंड रोडोस्पाइरलियम। और एनारोबिक क्या है, रोडोस्पाइरलियम क्या है, एनारोबिक। इन एडिशन अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबिना एंड नॉस्टिक आर आल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, क्लियर? Talking about symbiotic biological nitrogen fixation, several types of symbiotic biological nitrogen fixing associations are known, ठीक है। कुछ है मतलब कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट, उनको तो भाई घर मिल जाता है, भोजन पानी वहाँ से मिल जाता है, और प्लांट्स को वहाँ से फिक्स्ड नाइट्रोजन मिल जाएगी, तो कितना अच्छा है ना। तो सिम्बायोसिस हो जाती है। मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग इन द is the legume bacteria relationship. Species of rod shaped rhizobium has such relationship with the roots of several legumes such as alfalfa, sweet clover, sweet pea, lentils, garden pea, broad bean, clover beans, etc. इन सब के पास क्या है, इन सब के पास राइजोबियम की स्पीशीज और इन प्लांट्स की रूट्स का एक रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट्स इज एज नोड्यूल्स। नोड्यूल्स अभी हम पढ़ेंगे कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। नोड्यूल्स क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स, ठीक है, और जो गोल 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 ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। फ्रैंकिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो माइक्रो फ्रैंकिया है, दिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो फ्रैंकिया एसोसिएशन किसके साथ करेगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि एल्नस। एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है, फ्रैंकिया किसके साथ एसोसिएशन करता है, एल्नस के साथ। एल्नस क्या है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, ऑफ कोर्स, ठीक है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही फ्री लिविंग होंगे सॉइल में, लेकिन सिम्बायोटिक के दौरान ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी, सिम्बायोसिस में भी रह सकते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होगी, नाउ लेट्स कम हियर। Nodule formation involves a sequence of multiple interaction between rhizobium and roots of the host plant. Rhizobium का एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे हम। देखो अभी हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगी, 7 to 8 पॉइंट्स का एक फ्लो चार्ट टाइप का बना दूंगी। उससे पूरा ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन है ना, आप उन 7 to 8 पॉइंट्स को रीड करना और बस आपका पूरा नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले क्या होगा, राइजोबियम मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। और दे कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट्स एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स। द रूट हेयर कर्ल, ठीक है, रूट हेयर क्या करेगी, कर्ल कर लेगी एंड बैक्टीरिया इन्वेड, ठीक है, इन्वेड इनके अंदर से घुस जाएंगे रूट हेयर के, और एक इन्फेक्शन थ्रेड बन, कहते हैं हम, इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा, इस प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। यानी कि इस इन्फेक्शन थ्रेड को क्या करना है, बैक्टीरिया को रूट के कॉर्टेक्स तक पहुंचाना है, वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन। सो दिस में भी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन कि कौन से पार्ट में नोड्यूल फॉर्मेशन की इनिशिएशन होती है, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट में। सो कॉर्टेक्स ऑफ द रूट इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स, ठीक है। देन द बैक्टीरिया रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल्स, ठीक है। इन्फेक्शन थ्रेड से अब सेल्स के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे, विच लेड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। द नोड्यूल दस फॉर्म्ड, अब नोड्यूल बन गई, एक डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन बन गया होस्ट और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करने के लिए होस्ट और बैक्टीरिया के बीच में, ठीक है। दीज इवेंट्स आर डिपिक्टेड इन फिगर 12.4। चलो तो फिर पहले उस फिगर को ही देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे पास बैक्टीरिया थे, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉलोनाइज, ठीक है,
डिफ्रेंशिएट मल्टीप्लाई हो गए, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो गए, ठीक है। नाउ रूट हेयर क्या हो गया, कर्ल हो गया रूट हेयर, नाउ दे विल इन्वेड, ठीक है, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया ये इन्फेक्शन थ्रेड, और इन्फेक्शन थ्रेड कहाँ तक लेकर जाएगा, कॉर्टेक्स तक लेकर जाएगा बैक्टीरियाज को, ओके। नाउ कमिंग बैक, द नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि एंजाइम नाइट्रोजनेस और लेग हीमोग्लोबिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोड्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंजाइम नाइट्रोजनेस एंड लेग हीमोग्लोबिन। द एंजाइम नाइट्रोजनेस इज मोफी प्रोटीन, मोफी मीन्स मोलिब्डेनम, मोफी प्रोटीन याद रखना, ठीक है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, क्या है ये, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, किसकी कैटालाइजिंग करती है, याद रखना, नाइट्रोजनेस के बारे में बता रही हूँ मैं। It catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी कन्वर्जन इनटू अमोनिया, और ये क्या है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर रिएक्शन। अब ये देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, N2 की फॉर्म में, +8 इलेक्ट्रॉन +8H +16 ATP। अब समझाऊंगी 16 ATP कैसे लगे। तो ये हमारे पास अमोनिया बन गया, ठीक है, और ये ADP आ गई, फॉस्फोरस अलग हो गया। एंजाइम नाइट्रोजनेस इज हाईली सेंसिटिव, यहाँ से लेग हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। एंजाइम हमारे पास जो नाइट्रोजनेस है बहुत ही सेंसिटिव है ऑक्सीजन से, ठीक है, इसको पूरी सी एनारोबिक कंडीशंस चाहिए, ऑक्सीजन इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो नोड्यूल्स इंश्योर करती हैं कि वो इस एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाएं, और इस एंजाइम को बचाने के लिए उनके पास एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइक्रोब्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, यानी कि फ्री लिविंग कंडीशन में यही माइक्रोब्स एरोब्स की तरह रहेंगे, इनकी ऑक्सीजन इनको भी चाहिए, लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे, जब इनको एरोबिक नहीं होना, एनारोबिक बनना पड़ेगा ताकि नाइट्रोजनेस एंजाइम को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। नाउ अब हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा तो वहाँ हमने क्या देखा, भाई कितने सारे एटीपी चाहिए, देखो 16 एटीपी लिखे हुए थे वहाँ पर, यानी कि एक साइकिल में 8 एटीपी चाहिए, कितना ज़्यादा एटीपी इनपुट चाहिए, राइट। पहले यहाँ पर अब ये देखो, ये वही है एटीपी, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो लेग हीमोग्लोबिन समझ आया, लेग हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा एंजाइम तक। नॉट टॉकिंग अबाउट द फेट ऑफ अमोनिया एट फिजियोलॉजिकल pH, the ammonia is protonated to form NH4 ammonium ion. This may be framed as AR question, ठीक है। फिजियोलॉजी, अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव आयन, क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। While most of the plants can assimilate nitrate as well as ammonium ions, the latter is quite toxic to plants, ठीक है। जो अमोनियम आयन्स है ना, ये टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स के लिए, इसीलिए प्लांट्स इनको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। Now let's see, the NH4 positive is used to synthesize amino acid in plants. दो मेन तरीके हैं जिनसे वो कर सकते हैं। पहला क्या है, reductive amination. In these processes, what will happen? In these processes, ammonia reacts with alpha ketoglutarate acid. It is not an amino acid. Remember, याद रखना, it's not an amino acid. जब मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड्स के वो 20 नेम्स बताए थे कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का नाम लिया था, नहीं लिया था, फिर भी बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है कि एक अमाइनो एसिड है। नो गाइस, इट्स नॉट अमाइनो एसिड। इन दीज प्रोसेसेस अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड। क्या बना लेगा, ग्लूटामिक एसिड बना लेगा। अमोनिया NH4 प्लस अमोनिया NH4 पॉजिटिव अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ ग्लूटामिक एसिड बना लेगा। ये क्या है, अब ये है एक अमाइनो एसिड, ठीक है। नाउ ट्रांसअमाइनेशन में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। ट्रांसअमाइनेशन की डेफिनेशन याद रखना, क्या होता है यहाँ पर, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। अभी समझाऊंगी मैं आपको यहाँ से, डोंट वरी। Glutamic acid is the main amino acid from which the transfer of NH2 take place. Simple. The amino group takes place and the other amino acids are formed through transamination.
द एंजाइम ट्रांसएमाइनेज कैटालाइजेस और सच रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ये अमाइनो डोनर है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ का ये जो कीटो ग्रुप है ना वो हट जाएगा और इस कीटो ग्रुप की जगह यहाँ पर NH3 पॉजिटिव आ गया, सिंपल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, सिंपल है। देखो R1C और ये क्या COO नेगेटिव H NH3 पॉजिटिव। देखो यहाँ रिएक्शन से क्या हो जाएगा R1C। अब देखो ये जो कार्बन है ना हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड था, ठीक है। ये तो एज इट इज़ यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ पर ये कीटो ग्रुप है जैसे उस तरीके से, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, इसमें आकर R2 ग्रुप ऐड हो गया और इसमें आकर R1 ग्रुप ऐड हो गया। यही तो हुआ रिएक्शन के दौरान, ठीक है। हमारे पास इतनी बॉडी तो सेम है, इतना तो सेम है दोनों का, बस यहाँ R1 हो गया, यहाँ R2, सिंपल। Two most important amides, asparagine and glutamine, found in plants are structural part of proteins. They are formed from two amino acids, namely aspartic acid। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। aspartic acid क्या बनाएगा, asparagine और glutamic acid glutamine by addition of another amino group to each. The hydroxyl part of the acid is replaced by another NH2 radical. Since the amides contain more nitrogen than the amino acids, they are transported to other parts of the plant via xylem। ये याद रखना, xylem के थ्रू, ठीक है। मतलब इतना आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नाइट्रोजन साइकिल हमने बहुत ही अच्छे से कवर करी, ठीक है। ट्रांसअमाइनेशन भी समझ लिया क्या होता है। सो आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से समझ आई, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हमेशा डाउट रहता है। कुछ डाउट वाली बात ही नहीं है ना, यहाँ पर कितना सिंपल है ना। तो चलो अब जल्दी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओ गाइस, जस्ट भूल गई थी मैं, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट तो रह गया है ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए था। चलो ये समझ लेते हैं जल्दी से, फिर करेंगे क्वेश्चन। ये क्या है हमारे पास, एंजाइम नाइट्रोजनेस है, ठीक है। क्या है हमारे पास, एंजाइम नाइट्रोजनेस है और ये एंजाइम नाइट्रोजनेस, अब यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है N और N के बीच में, ठीक है। यहाँ पर बाइंडिंग हो गई सबस्ट्रेट की, इतना भी ठीक है। यहाँ रिडक्शन हुई, हाइड्रोजन ऐड हो गए, क्लियर, और रिडक्शन हो गई, ठीक है। दो, अब देखो रिडक्शन हुई, N ट्रिपल बॉन्ड है N के साथ, तो अब रिडक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ठीक है भाई, ओके, इतना क्लियर है सभी को। अब फिर से अगर मुझे ये वाला बॉन्ड भी हटाना है तो मुझे एक और हाइड्रोजन आकर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक है। अब अगर बिल्कुल ये वाला बॉन्ड भी हटाना है तो मुझे 2 हाइड्रोजन्स और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन्स हो गए, ओके। सो अब क्या हो गया, NH3 बन के NH3 बन के इतना के रिलीज हो गया और ये फ्री नाइट्रोजन है, फिर से फ्री हो गई। अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकते हो, फिर NH3 बना देगी, ठीक है। और एक NH3 बनने के लिए कितने ATP की रिक्वायरमेंट है, 8 ATP रिक्वायरमेंट है। पूरी कितनी है, 2 NH3, एक पूरी साइकिल होने के लिए, देखो ये 2 बने हैं ना एक साइकिल में, तो 16 ATP की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्लियर। Now starting with our questions. First question of the day is which of the following option shows the correct correlation between column 1 and 2। चलो column 1 और 2 जल्दी से रीड करो। 5 सेकेंड का मैं आपको पॉज देती हूँ, आप पॉज कर लेना जब तक वीडियो। 5 सेकेंड का टाइम है, जब तक जल्दी से रीड करो और आंसर मुझे दो। ओके, आई होप आप सभी ने आंसर लिख दिया है कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स स्टार्ट। कैल्शियम, अब देखो यहाँ पर कॉलम 1 दे रखा है, यहाँ पर हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, देयर फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सबसे पहले कैल्शियम के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम हमें चाहिए, प्लांट्स को चाहिए फॉर सिंथेसिस ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। बताया था मैंने आपको। देखो आयनिक बैलेंस के लिए तो कैल्शियम नहीं चाहिए, ठीक है। आयनिक बैलेंस के लिए क्या चाहिएगा, आयनिक बैलेंस के लिए चाहिएगा एक क्लोरीन, ठीक है। और कैल्शियम हमें क्यों चाहिए, सिंथेसिस ऑफ माइटोटिक स्पिंडल के लिए। चलो समझ आया इतना। अब कैल्शियम माइटोटिक स्पिंडल के सिंथेसिस के लिए चाहिए, क्लियर हो गया। प्लस इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो फिर वहाँ पर अगर माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेंगे तो क्या होगा, और फर्दर जो है ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाएगी, तो जो यंग रूट टिप्स विल डाई,
ठीक है, सो कैल्शियम का क्लियर हो गया। कैल्शियम का क्या है, दिस मैच एंड देन दिस मैच। चलो कैल्शियम एक मैच ये है, एक मैच ये है। नाउ टॉकिंग अबाउट बोरोन। चलो बोरोन से पहले देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कैसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। आप ऐसे कर सकते हो कि आपको मान लो सब में से, मान लो आपको किसी का भी नहीं आ रहा है, मान लो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो हमें बहुत पता है कि भाई न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस का आता है आपको, तो फॉस्फोरस का आता है, तो उसके बाद आप सभी का कर सकते हो। कैसे करेंगे सभी का, समझो। अब इधर फॉस्फोरस है, अब समझो। रिक्वायर्ड फॉर आयनिक बैलेंस, नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। यस यस, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर आके मैच कर गया। फिर क्या कर सकते हैं, ग्रे ब्लॉट। अब देखो अगर यहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो पता क्या होता है, रेड ब्लॉट हो जाता है लीव्स पे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। फॉस्फोरस किसके साथ जाकर मैच कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड देन रेड बॉल्ट ऑन लीव्स। कैल्शियम मैंने बता ही दिया था, कैल्शियम कहाँ पर मैच कर रहा है, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। और अगर ये सिंथेसिस नहीं हुई तो क्या होगा, यंग रूट टिप स्टार्ट टू डाई। ठीक है, बाकी हम सभी कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये ऑप्शंस मैच करेंगे। बोरोन की मैं बात करूं, बोरोन बोरोन क्यों चाहिए, देखो बहुत सारे फंक्शंस बताए थे। रिक्वायर्ड फॉर आयनिक बैलेंस, नो, पहले मैच कर लो। आयनिक बैलेंस वाला तो बार बार आ रहा है ना, तो आयनिक बैलेंस मैंने आपको अच्छे से बताया था कि क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हम लिखते जाते हैं। चलो मैच कर लेते हैं अभी। फॉस्फोरस R2 एंड दिस वन इज योर रेड ब्लॉट हो जाएंगे, तो फिर दिस वन इज 3। ठीक है, कैल्शियम P एंड दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, ये यंग ग्रुप टिप स्टार्ट टू डाई। ठीक है, क्लोरीन मैंने आपको बता दिया, S का 1 रिक्वायर्स फॉर आयनिक बैलेंस। बोरोन, बोरोन क्यों चाहिए, बोरोन का जल्दी से बता दो। बोरोन चाहिए ताकि अब्जॉर्प्शन हो जाए कैल्शियम की 3। ठीक है, और बोरोन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, देखो एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। ठीक है, कैल्शियम की, और अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हो गई तो फ्रूट साइज डैमेज हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट साइज डैमेज हो जाएगा। तो अब अभी तक इतना मैच करो। ओके, सो P इज मैचिंग विद योर V। ठीक है, P इज मैचिंग विद योर V, इतना तो यहाँ पर भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये दोनों ऑप्शन अभी तक मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, अब बात कर लेते हैं फॉस्फोरस की। तो R इज मैचिंग विद न्यूक्लिक एसिड यानी कि 2 एंड न्यूक्लिक एसिड्स विद रेड बॉल्ट ऑन लीव्स यानी कि 3। ठीक है, सो देखो यहाँ पर R विद 2 एंड देन 3, ये हो गया ऑप्शन। R विद 2 एंड देन 3, ये तो सिर्फ इसी में मैच कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि B ही हमारा आंसर है। फिर भी हम आगे मैच कर लेते हैं। ठीक है, B ही हमारा आंसर है क्योंकि यही ऑप्शन बेटर है, R वाला। ठीक है, और P वाला भी हो गया। Q का देखो, बोरोन, बोरोन मैंने बताया किस चीज़ के लिए चाहिए, बोरोन चाहिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए यानी कि थर्ड वन। ठीक है, ये भी यहाँ पर मैच कर रहा है। क्लोरीन चाहिए रिक्वायर्ड फॉर आयनिक बैलेंस। ठीक है, एक मैच कर गया ना, तो देखो अब पूरा ही मैच कर रहा है। अब मैंगनीज क्यों चाहिए हमें, मैंगनीज चाहिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मैंने बताया था। और मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, लीव्स पे ग्रे ब्लॉट हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। जल्दी से अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो, जिसने नोट नहीं करा जल्दी से नोट कर लो। ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर, जल्दी से बता दो। मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, इतना पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैग्नीशियम क्यों चाहिए, 5 सेकेंड ब्रेक, ओवर। सेल वॉल के डेवलपमेंट के लिए, नो। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, नो। क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, मैंने आपको कहा था कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के बीचों बीच जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये क्लोरोफिल सिंथेसिस, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट वुड मोस्ट लाइकली कॉजेस क्लोरोसिस, क्लोरोसिस आ गया। तो अभी अभी मैंने आपको आंसर बता दिया, इसमें तो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आपसे। हिंट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इज विद द हेल्प ऑफ, ये हिंट हमें दे रखी, यहाँ पर भी शायद हमें हिंट दे रखी थी। देखो यहाँ हिंट दे रखी है हमें फॉस्फोरस की, दिस इज आवर हिंट। फॉस्फोरस क्या है, डेफिशिएंसी कॉजिंग रेड बॉल्ट ऑन लीव्स एंड बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हिंट हमें मिल जाएगी। ठीक है,
अब देखो ये क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, समझ आ रहा है। एक को अगर हम देखो हमें कोई भी एक आता है ना, उससे भी हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग होता है। नाउ सल्फर इज व्हाट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन, दिस इज अ क्वेश्चन। सल्फर एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है किसकी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, पल्स क्रॉप्स की, ठीक है। Which treatment could be most beneficial to obtain maximum yield if premature falling of pulse crops is occurring? देखो मैंने कहा था कि पल्स क्रॉप की अगर ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट हमें, देखो सल्फर एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ऑप्टिमम ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए पल्स क्रॉप में। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा हमें ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए जो कि मैक्सिमम यील्ड हमें दे सके अगर प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स हो रहा है पल्स क्रॉप्स में। हिंट हमें यहाँ पर दे रखी है, आप मुझे जल्दी से आंसर बता दो। ओके, आई होप आप सभी ने आंसर लिख दिया कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स डू, प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स क्यों होती है, मुझे जल्दी से बता दो। जब लॉस ऑफ क्लोरोफिल होगा, लैक ऑफ क्लोरोफिल होगा, जब भी तो येलोइंग ऑफ लीव्स होगी। प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स, ठीक है। येलोइंग ऑफ लीव्स से क्या होगा, फॉलिंग ऑफ लीव्स होगा, क्योंकि लीव्स क्या हो जाएंगी, कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएंगी ना। तो फिर किस वजह से होगा, आयरन, मैंने आपको बताया था कि आयरन ज़रूरी है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मैग्नीशियम तो है ही बहुत ज़रूरी। तो हम क्या कर सकते हैं, आयरन और मैग्नीशियम के अमाउंट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आयरन और मैग्नीशियम के अमाउंट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, टेल मी कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है एटमॉस्फेरिक। मैंने बताया था जब एनसीईआरटी रीड कराई थी, जब मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। दिस इज अमोनिया गाइस, सो सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी में से, ये आप अकेला ये भी कर लेते ना तो भी ये क्वेश्चन हो जाता, तो मतलब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में से, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में से है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में से, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में से। देख रहे हो कितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में से, ठीक है। सल्फर के बारे में जब पढ़ा था, जब ना इसकी हिंट मिल रही है, एग्जैक्टली लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ इसकी हिंट जरूर मिल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कह सकते हो, टोटली नहीं पर हाँ है एनसीईआरटी में से। नाउ देख रहे हो कितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में से। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। Anabina and nostoc are capable of fixing nitrogen in free living state also. Root nodules forming nitrogen fixes live as aerobes under free living conditions. हाँ ये सही है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। रूट नोड्यूल्स के जो नाइट्रोजन फिक्सेस बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो एरोब्स की तरह रहेंगे फ्री लिविंग कंडीशंस में, और एनेरोब्स बन जाएंगे जब उन्हें नाइट्रोजन फिक्स करनी होगी। एनाबीना और नॉस्टॉक दोनों ही कैपेबल है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इन देयर लिविंग फ्री स्टेट ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Phosphorus is a constituent of cell membrane, ठीक है। Certain nucleic acids and all proteins. No guys, no. It's a big no. हर एक प्रोटीन का इस हिस्सा नहीं होता फॉस्फोरस, और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स का नहीं, बल्कि यहाँ पर करेक्ट हो सकता था ऑल न्यूक्लिक एसिड्स एंड सर्टेन प्रोटीन्स। अगर ये लिखा होता तो आपकी स्टेटमेंट ये ठीक थी, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये ठीक हो गई, लेकिन अगर ऐसा लिखा होता ऑल एंड सर्टेन तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाती। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टेरिया कीमोऑटोट्रॉफ्स, यस बताया था एनसीईआरटी रीडिंग के टाइम। तो ये क्वेश्चंस भी कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर दे रखा है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के बारे में, ठीक है। रिव्यू हो रहा है ना एनसीईआरटी का साथ साथ। ये देखो अमोनिया प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नाइट्रोकॉकस याद है, फिर यहाँ पे जो नाइट्राइट बना था ये ऑक्सीजन के साथ नाइट्रेट बना देता है, ठीक है। एम्स जिपमर क्वेश्चन कहा था, एम्स का क्वेश्चन भी है मेरे पास, ठीक है। असर्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स फंक्शन एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। यस, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे काम करती है, हमें पता है, ठीक है। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज प्रोवाइडेड बाय लेग हीमोग्लोबिन। नाउ कैसे पढ़ना है हमें क्वेश्चन, असर्शन रीजन है, कैसे पढ़ना है, बिकॉज लगा के। नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम जो है लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में, वो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे काम करती है, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन उसको लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। नो, बिकॉज कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा।
लेकिन हाँ लेग हीमोग्लोबिन उसको लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन बिकॉज लगा के गलत हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। असर्शन एंड रीजन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन डोंट एक्सप्लेन असर्शन, ठीक है। ये भी कहाँ से है, एनसीईआरटी से। देख रहे हो एम्स तक का क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। ये आपको दे रखा है यहाँ पे। विच सिम्टम इज नॉट ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी। मैंगनीज टॉक्सिसिटी के बहुत सारे सिम्टम बताए थे, ठीक है, जल्दी से देख लो। अब इसमें दे देती हूँ मैं आपको 5 सेकेंड ब्रेक, जल्दी से आंसर बता दो मुझे। चलो, मैंगनीज टॉक्सिसिटी से कैल्शियम की ट्रांसलोकेशन सूट एपेक्स में रुक जाती है, इनहिबिटेड, ठीक है। ये ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे ठीक है। आयरन और मैग्नीशियम दोनों की डेफिशिएंसी यस हो जाती है, कैल्शियम की भी हो जाती है। अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स यस हो जाते हैं। सो आंसर विल बी व्हाट। कई बार बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर हो सकता है। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। और आपको पता है मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं ढूंढे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था पूरा सर्वे करके PYQs का या फिर जो बन सकते हैं उनसे लिए क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। Which is essential criteria for an essential element? More than one may be correct. Requirement must be specific and not be replaceable by others. Yes, ये मैंने आपको कहा था, ये ऑप्शन करेक्ट है। Should be a structural component of energy related chemical compounds. ऐसा ज़रूरी है क्या? जल्दी बता दो। मैंने जब आपको आंसर बताया था क्या मैंने आपको कहा था कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होना चाहिए? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपसे दे रखा है ना ये क्वेश्चन में कि मोर देन वन मे बी करेक्ट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या कर देते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट। नो, ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो एलिमेंट? मैक्रो एलिमेंट, अब देखो जिस बच्चे ने शॉर्ट्स देख लिया वो 1 मिनट शॉर्ट, उसको उनको पता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम, कॉपर और आयरन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बल्कि कैल्शियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। सो दिस इज द आंसर। नाउ ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल, देखो यहाँ पर लिखा है टॉप सॉइल टू सब सॉइल, क्या बोलते हैं हम उसको? लीचिंग। लीचिंग इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो एलिमेंट, ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया हमने। ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज लीचिंग। नाउ which two minerals are not needed by plant but needed by almost all elements? जल्दी से ट्राई करो इन दोनों क्वेश्चंस को। ओके, सो मान लो कि आपको एक ऐसा एलिमेंट का नहीं पता कि जो हमें एनिमल्स को चाहिए लेकिन प्लांट्स को नहीं चाहिए, तो आप ऑप्शन कैंसलिंग से ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो जो प्लांट्स को नहीं चाहिए वो ऑप्शन होना चाहिए, कार्बन प्लांट्स को चाहिए, ये एक मैक्रो एलिमेंट है, बल्कि कैल्शियम और कार्बन दोनों ही, ठीक है। अब बात करें सोडियम और मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम प्लांट्स को चाहिए क्लोरोफिल के लिए, सोडियम और आयोडीन के। अब देखो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, अब बचा हुआ ये ऑप्शन, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो गया ना, ऑप्शन कैंसलिंग से। इजी क्वेश्चन था ना ये। सो यहाँ पर आंसर आएगा क्लोरीन। मैंने आपको बताया था कि आयनिक बैलेंस में, ऑस्मोटिक बैलेंस में इंपॉर्टेंट है क्लोरीन। अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स, तो इसके लिए मैं आपको पहले सारे पॉइंट्स लिखवा देती हूँ लेग्यूम्स के, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तो सही रहेगा। जब तक आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। नाइट्रेट एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स कन्वर्टेड टू अमोनिया इन लीव्स। मेन अमाइनो एसिड यूज फॉर ट्रांसअमाइनेशन इज ग्लूटामिक एसिड। नाउ इन प्रोसेसेस के बारे में जल्दी से बता दो। 10 सेकेंड्स का आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लेके मेरे पास भेज दो। ओके, तो चलो अब हम भी सॉल्व करते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस, ए में आपको प्रोसेस बताना है, ठीक है। ये माइक्रो वगैरह, अब जल्दी से देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख गया है। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ओके, तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन इनटू अमोनिया इज नोन एज व्हाट? सिंपल, क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन।
सेकेंड क्वेश्चन इज NO2 माइनस यानी कि नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट, नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट, कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर यूज हुआ है? दैट इज योर नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। देन योर NO3 यानी कि NO3 इंटू NO2 माइनस, ये वाला बैक प्रोसेस हो रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है। प्लस कौन से बैक्टीरिया यूज हुए हैं यहाँ पर? किन बैक्टीरियाज ने करा है काम? थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, ठीक है। NH3 टू N2, ओके गाइस सॉरी, NO3 इंटू NO2 नेगेटिव, ओके यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन नहीं बल्कि NH3 इंटू N2 इसको बोलेंगे हम डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। सो आप ये लिख लो इसके लिए, ओके। सो NO3 इंटू NO2 माइनस, इसके लिए बैक्टीरिया पूछा है, सो दैट इज योर नाइट्रोसोमोनास, ओके। NO2 इंटू NO3 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओके। यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरियाज यूज हुए हैं, मतलब किन बैक्टीरियाज ने डीनाइट्रिफिकेशन किया है? सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला प्रोसेस। इसका ये क्या है? माइक्रोब कौन सा चाहिए? थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? अब ये देखो यहाँ पर बैक्टीरियाज बताने थे हमें, ठीक है। सो बैक्टीरियाज यहाँ पर कौन कौन से हैं हमें पता ही होना चाहिए, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास एंड, एक ही पूछा है हमसे तो आप एक भी लिख दो, दो भी लिख सकते हो, नाइट्रोकोकस, क्लियर। नाउ लास्ट वन, NO3 नेगेटिव इंटू NH3, कौन सा प्रोसेस होता है? प्रोसेस रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। और प्लेस क्या है इसकी, कहाँ पर होता है? लीव्स में, क्लियर पूरा प्रोसेस। अब मैंने आपको कहा था क्वेश्चन करने से पहले हम वो करेंगे, लिखेंगे ना सभी, तो नोड्यूल फॉर्मेशन के पॉइंट्स लिखेंगे सबसे पहले। लेट्स चूज ब्लैक कलर, नोड्यूल फॉर्मेशन। अब ऐसे हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। सो नोड्यूल फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम सबसे पहले, क्या हुआ था? राइजोबिया मल्टीप्लाई हुए थे और कॉलोनाइज हुए थे रूट्स के अराउंड, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज राइजोबिया multiplies and colonize around the roots, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो गए फिर क्या हुआ था? जल्दी से बता दो मुझे। यस, एपिडर्मल सेल्स और रूट हेयर सेल्स से जाकर अटैच हुए थे, है ना, ऐसा ही हुआ था। सो गेट अटैचेस टू, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? रूट हेयर कर्ल हुए और राइजोबिया में रूट हेयर कर्ल्स एंड राइजोबिया ने क्या कर दिया? राइजोबिया इन्वेड्स दी रूट हेयर, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? फिर मैंने आपको क्या बताया था? देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, फिर क्या हुआ? एपिडर्मल और रूट हेयर सेल्स के पास जाकर अटैच हो गए, फिर जो रूट हेयर थी वो कर्ल हुआ, राइजोबिया अंदर घुस गया। फिर क्या कहा था मैंने आपको कि राइजोबिया कहाँ पर एंटर करेगा? राइजोबिया एंटर इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था? कॉर्टेक्स ऑफ द रूट में करने के बाद कॉर्टेक्स के अंदर क्या हुई थी? कॉर्टेक्स के अंदर स्टार्ट हो गई थी नोड्यूल फॉर्मेशन। कॉर्टेक्स के अंदर क्या स्टार्ट हो गई थी? नोड्यूल फॉर्मेशन। देन क्या हुआ था? नोड्यूल फॉर्मेशन के बाद राइजोबिया ने क्या किया? Rhizobia invades into other cells to make them nitrogen fixing cells. ये आप याद रखना, ठीक है।
ओके इतना क्लियर हो गया। राइजोबिया क्या कर देगा, दूसरे सेल्स को जाके इन्वेड कर देगा नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बनाने के लिए। फिर डायरेक्ट पैसेज बन गया किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स के लिए। और फिर क्या होगा, नोड्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है नाइट्रोजनेस एंजाइम। ठीक है, और नाइट्रोजनेस क्या करेगी, N2 को NH3 बनाने में देखी थी ना वो एंजाइम। ठीक है, और ये NH3 क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये बन गई हमारी पूरी नोड्यूल फॉर्मेशन, पूरा क्लियर हो गया। फिर से रिवाइज करना है, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं एक बार और। सबसे पहले राइजोबिया मल्टीप्लाई हुए, कॉलोनाइज अराउंड द रूट्स, देन इट गेट अटैचेस टू द एपिडर्मल एंड द रूट हेयर सेल्स, रूट हेयर कर्व्स एंड राइजोबिया इन्वेड्स द रूट हेयर. Rhizobia enter into the cortex of the root, then what will happen? Cortex nodule formation will happen. Rhizobia invades other cells also to form nitrogen fixing cells, and finally direct passage will be formed for exchange of nutrients, and then because the nodules secrete nitrogenase enzyme, it will facilitate in conversion of atmospheric nitrogen into the ammonia, which is the first stable product in leguminous plants. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। सो चलो अब वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पर हमें अरेंज करना था ऑर्डर में। चलो ठीक है, अब मैंने सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया, तो वो क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही लोगे। तो वो क्वेश्चन मैं नहीं कर रही, वो आप ही मुझे करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना कहाँ गया वो क्वेश्चन। लेट्स फाइंड दैट। ओके, तो मिल गया है हमें क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसको आप जल्दी से मुझे ना अभी करके और होमवर्क की तरह करके मुझे बता देना इसका आंसर। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे सेशन में। और बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमने आज के सेशन में हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझा है। राइट, समझा है ना, बहुत बारीकी से और डिटेल में। मज़े आए सबको आज के सेशन में? ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और ये सेशन लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग अवर सेशन। थैंक यू।